नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और आज अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की इस सीरीज़ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, ये जो पूरे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में, ये भारत के लिए वैसे ही रोल प्ले कर सकते हैं जैसा हांगकांग ने प्ले किया है काफ़ी वर्षों तक चाइना के लिए। हम इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज़ देखने की कोशिश करेंगे, इंडियन ओशन रीजन को समझने की कोशिश करेंगे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक क्यों है। इतनी स्ट्रैटेजिक इसलिए भी है क्योंकि चाइना को यहाँ से कंटेन किया जा सकता है। तो ये पूरा मलक्का स्ट्रेट का डिलेमा आपने नाम बार बार सुना होगा कि चाइना को मलक्का स्ट्रेट से खतरा है। ये पूरा का पूरा एरिया कहाँ तक जाता है, कहाँ तक फैला हुआ है, इस पूरी सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के बे ऑफ बंगाल में ये सिचुएटेड हैं स्ट्रेटेजिकली अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल का पूरा क्षेत्र है और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ऊपर म्यांमार के भी छोटे छोटे दो आइलैंड्स हैं जिनको हम लोग कोको आइलैंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद कोको चैनल एक पड़ता है। सो चैनल और स्ट्रेट, इसके बीच की डिफरेंस कोई कमेंट थ्रेड में बताए। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चैनल एंड अ स्ट्रेट? समबडी प्लीज टेल मी इन द कमेंट थ्रेड। अब अंडमान निकोबार को मोटा मोटी तौर पे देख लेते हैं। देखिए, अंडमान सबसे पहले नॉर्थ अंडमान आइलैंड्स हैं, उसके बाद मिडिल अंडमान आइलैंड्स हैं, फिर लोअर अंडमान आइलैंड्स हैं। लोअर के बाद यहाँ पे ये एक गैप आता है, उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। ठीक है, ये गैप होती है, इसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। सो दिस गैप इज नोन एज डंकन पैसेज, द गैप बिटवीन द लोअर अंडमान आइलैंड्स एंड द लिटिल अंडमान आइलैंड्स। और लिटिल अंडमान आइलैंड्स को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। सो फिर से चैनल आ गया, तो भाई कोई बता रहा है कि नहीं चैनल और स्ट्रेट के बीच की डिफरेंस। अब यहाँ पे देखते हैं निकोबार आइलैंड्स पे। निकोबार आइलैंड्स पे सबसे पहले आता है कार निकोबार आइलैंड, उसके बाद यहाँ पे लिटिल निकोबार आइलैंड है और आखिरी में है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। और जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है ये यहाँ पे सिचुएटेड है, जिसे हम, ये पूरा पॉइंट है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी में पूरी तरीके से सबमर्ज हो गया था सी के अंदर। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जैसे हांगकांग ने चाइना के लिए एक रोल प्ले किया, हांगकांग के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी दे दूं। देखिए, हांगकांग सबसे पहले एक मछुआरों की बस्ती हुआ करता था। यहाँ पे सिर्फ मछुआरे रहते थे, बेसिकली वो फिश अपनी पकड़ते थे और उसके बाद उसको खाते थे, बेचते थे, जो कुछ भी था, सिर्फ एक मछुआरों की बस्ती थी। ब्रिटेन ने इसको स्ट्रेटेजिक पार्ट पे देखा कि हाँ, ये पूरा का पूरा यदि ये चाइना था तो चाइना और ये पूरा साउथ चाइना सी का एरिया, साउथ चाइना सी का एरिया, और इसके बाद यहाँ पे आता था पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन से ये पूरे एरिया को, स्ट्रेटेजिक एरिया को जोड़ने के लिए हांगकांग का रोल बहुत अच्छा था। चाहे हांगकांग हो और चाहे सेम रोल प्ले किया था मकाऊ ने। आपको ये भी पता होगा कि मकाऊ के साथ भी वैसी ही ट्रीटी है जैसी हांगकांग के साथ है। हांगकांग के साथ की ट्रीटी जो थी वो 1997 में ख़त्म हो गई। मकाऊ के साथ की जो ट्रीटी थी वो 1999 में ख़त्म हो गई। ठीक है, 1999 के बाद से मकाऊ भी 1 चाइना 2 सिस्टम के अंतर्गत आता है। मकाऊ पोर्चुगीज़ की कॉलोनी था, ये याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हांगकांग ब्रिटेन की कॉलोनी था वैसे ही मकाऊ पोर्चुगीज़ की कॉलोनी था। तो हांगकांग में ब्रिटेन ने की इसको लीज पे ले लिया 1898 से 1997 तक, ये 99 ईयर्स के लीज पे, 99 वर्षों के लीज पे ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना से ले लिया। जो लीज खत्म हुई 1997 में और जिसके तहत एक सिस्टम बना था कि 1 कंट्री 2 सिस्टम रहेगा, जो चलेगा 1997 से 50 वर्षों के लिए 2047 तक। अब उस समय ब्रिटेन समेत पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को लगा था कि 50 सालों में तो हम चाइना को डेमोक्रेटिक बना देंगे, और देखिए हुआ क्या, चाइना ने डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेटिक बना दिया। तो इतिहास में कई बार ऐसा होता है कि पूरे के पूरे सिस्टम बदल जाते हैं, जो सोचा था वो होता नहीं है और जो नहीं सोचा था एग्जैक्टली वही होता है। तो दोनों जगहों पे कॉमन क्या है? देखिए, दोनों पे आइलैंड्स बहुत हैं। अगर हांगकांग की आप चर्चा करोगे तो हांगकांग तो एक सिंगल आइलैंड है, एक आर्किपेलागो है, छोटा सा ग्रुप है जिसमें बहुत ज़्यादा आइलैंड्स नहीं है जितना बड़ा ये हमारा अंडमान और निकोबार है। और ये नॉर्थ से लेकर के साउथ तक ये यहाँ म्यांमार से बाउंड्री साझा करता है। यहाँ पे म्यांमार का कोको चैनल आता है और यहाँ पे ग्रेट निकोबार के बाद ये सुमात्रा वाला क्षेत्र आ जाता है पूरा का पूरा।
ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेट निकोबार के बाद यहाँ पे इंडोनेशिया की शुरुआत हो जाती है, बहुत दूर नहीं है। और यहाँ पे ग्रेट चैनल आता है जो सेपरेट करता है सुमात्रा आइलैंड से। यहाँ से मलक्का स्ट्रेट भी बहुत पास है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं ये प्रॉक्सिमिटी में है आसियान नेशन के। अब इंडिया, आपको पता है, अपनी लुक ईस्ट नीति, सबसे पहले लुक ईस्ट नीति लेकर के कौन से प्रधानमंत्री आए थे? समबडी प्लीज टेल मी इन द कमेंट थ्रेड। और पीएम मोदी की जो नीति है इसको चेंज करके एक्ट ईस्ट की हो गई है। आसियान, आसियान का फुल फॉर्म कोई कमेंट थ्रेड में बता दे। सो आसियान आपको पता ही है, इनको एशियन टाइगर्स भी कहे जाते हैं, ठीक है। और ये आसियान के जो 10 नेशंस हैं, इनकी तरक्की के पीछे की पूरी कहानी समझ लीजिए। इनकी तरक्की के पीछे की पूरी कहानी ये थी कि इनको हमेशा से यूएस की एक शील्ड प्रोवाइडेड थी, ठीक है। यहाँ पे वियतनाम की वॉर हुई पूरी की पूरी, वियतनाम वॉर में यूएस का बहुत बुरी तरीके से हार हुई, और उसके बाद नॉर्थ और साउथ वियतनाम जो अलग थे वो दोनों साथ में जुड़ गए वापस से, ठीक है। उसके बाद वियतनाम की जो स्टोरी है, वियतनाम की स्टोरी पूरी की पूरी एक मिरेकल है कि कैसे वियतनाम जो इतना ज़्यादा वॉर से थ्रैश हो चुका कंट्री था, वहाँ पे गोले बारूद के अलावा कुछ दिखता नहीं था, पूरे के पूरे जंगल जला दिए थे वियतनाम वॉर में यूएस ने, तो वो कैसे आज इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। चाइना से जो इंडस्ट्रीज निकल रही हैं, एक डेटा था कि अभी जो 60 इंडस्ट्रीज निकली हैं चाइना से, जिसमें इंडिया ने बहुत कोशिश की कि हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रीज आ जाएं। जो इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, चाइना +1 का कॉन्सेप्ट बनाया कि देखिए चाइना को तो हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि चाइना से अच्छी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चाइना से ज़्यादा सस्ते में माल बना करके देना पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। लेकिन चूंकि चाइना पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, चाइना के ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस लगने का खतरा है और अमेरिका का ट्रेड वॉर था, तो इन्होंने कहा चाइना +1 की स्ट्रेटेजी पे काम करो, अपनी एक यूनिट किसी ऐसे देश में लगाओ जो चाइना की लगभग बराबरी कर सके। तो अगर 60 इंडस्ट्रीज वहाँ से 60 फर्म निकली, तो उसमें से 40+ फर्म्स छोटे से वियतनाम में गई और भारत में सिर्फ 3 फर्म्स आ गई। तो आज भी हम वियतनाम जैसे देश से भी कितने वर्षों पीछे हैं इन सब चीज़ों के मामले में, आप यहाँ से समझ सकते हो। इनको एशियन टाइगर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 60s 70s में इनकी जो इकोनॉमी थी वो एकदम टाइगर्स की तरह मूव करती चली गई। आज ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हैं और आसियान नेशंस फुल्ली प्रॉस्परस भी हैं, पीसफुल भी हैं और सब कुछ ठीक भी है। हालांकि थोड़ा सा चाइना का खतरा है, बट फिर भी इट इज़ अंडर कंट्रोल। यहाँ पे 572 आइलैंड्स हैं और इसमें कुछ ट्राइब्स भी रहती हैं। अंडमान निकोबार की कुछ ट्राइब्स, जैसे आपने एक सेंटिनल ट्राइब का नाम सुना होगा, सेंटिनल आइलैंड पे रहने वाली सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में आपने सुना होगा। तो सेंटिनलीज ट्राइब जो कि वर्ल्ड की बहुत ही ज़्यादा रेयर, मतलब ऐसी ट्राइब जो कई हज़ार वर्ष पहले से है और अपनी आज भी उसने अपनी मौजूदगी बना करके रखी है। और अभी 2 साल पहले की घटना है जब अमेरिकी एक आदमी जो कि बेसिकली चर्च का मिशनरी था, आया था वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए, तो उसकी मौत हो गई थी और उसको मार डाला गया था सेंटिनलीज आइलैंड। सेंटिनलीज आइलैंड भी यहीं पे सिचुएटेड हैं, छोटे से, और इनको सेपरेट करके रखा गया है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को इनको सेपरेट करके रखा गया, यहाँ जाना मना है। बहुत कोशिश हुई कि इनको मुख्य धारा में लाया जाए लेकिन ये नहीं आए। बाकी यहाँ पे शोम्पे हैं, शोम्पे ट्राइब आपको मिल जाएगी, जरावाज हैं, ये आपको मिल जाएगी, ओंगे मिल जाएगी, ठीक है। एक ट्राइब है यहाँ पे ग्रेट एंडमानीज, ये भी मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी ट्राइब हैं। देखिए इतनी ट्राइब होने के बाद भी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में कई ऐसे आइलैंड हैं जो स्ट्रेटेजिकली ओपन हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अभी तक वहाँ पे पूरी की पूरी जो लैंड है उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अगर हम चाहें तो वहाँ पे अपने पोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं, चाइना को इंडियन ओशन रीजन में चेक करने के लिए इसको डेवलप कर सकते हैं, और मलक्का स्ट्रेट के पूरे जो डिलेमा है चाइना का, उसको और मजबूती से साक्षात दिखा सकते हैं कि हाँ, अगर आपने गलवान जैसी कोई भी हरकत दोबारा की तो इंडियन ओशन रीजन में आपका तेल भारत नहीं जाने देगा, ठीक है। भारत अपनी एक समुद्री युद्धपोत को खड़ा करके आपको पूरी तरीके से कंटेन करेगा। तो जान लीजिए चाइना की भी हालत खराब हो जाएगी। इतना भी इजी नहीं है इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि भारत को जो प्रॉक्सिमिटी मिली हुई है, भारत को जो सपोर्ट मिला हुआ है, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। अब अभी हाल ही में आपने देखा कि चेन्नई से लेकर के अंडमान तक का, चेन्नई से लेकर के अंडमान तक का ये पूरा का पूरा जो अंडरलाइन केबल गया, अंडर सी केबल गया, जो कि 100 GB/s के हिसाब से नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। और ये जो मेन यहाँ के द्वीप हैं, जैसे कि ये सबसे पहले चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की कैपिटल। पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान, लिटिल और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप।
यहाँ बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। तो देखिए इतना हाई क्लास इंटरनेट देने की ज़रूरत क्या है, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, टूरिज्म हो, बैंकिंग हो, शॉपिंग हो, टेलीमेडिसिन हो, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज अंडमान निकोबार की जिनको इसका एक्सेस मिलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि पहली बात तो इंडिया से कनेक्टिविटी तेज होगी। अभी तक हाई स्पीड इंटरनेट ना होने की वजह से यदि कोई मान लीजिए इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो भारत से कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है हाई स्पीड इंटरनेट से। और कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट टुगेदर ब्रिंग्स दी प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको इसको एक हब के रूप में डेवलप करना है तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब ग्रेट पावर कंपटीशन क्या है इंडियन ओशन में, ये देखते हैं। देखिए आप यहीं से देख लीजिए अंडमान निकोबार की सिचुएशन कितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये पूरा का पूरा मलक्का स्ट्रेट है, चाइना का जो भी तेल, ये हम बता रहे हैं आपको पूरा का पूरा रूट, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ही चाहे कुवैत से निकलने वाला तेल हो, चाहे सऊदी अरब से निकलने वाला तेल हो, चाहे यूएई से निकलने वाला तेल हो, और चाहे चाइना के हरदिल अजीज जो दोस्त उसका बना है नया नया ईरान, जिसके साथ उसने 25 वर्षों की डील की है, वहां से निकलने वाला तेल हो, ये सारा का सारा इसी एरिया से निकलता है। और ये इसी रूट को फॉलो करते हुए ये यहाँ से इंडियन ओशन रीजन से होते हुए यहाँ जाता है। अब इसमें अभी आगे वाले मैप में देखेंगे कि चाइना के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और चाइना वास्तव में कर क्या रहा है कि इस मलक्का डिलेमा को वो खत्म कर सके। अब अमेरिकी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के यहाँ पे पहला सुमात्रा आइलैंड है, बोर्नियो आइलैंड है और ये जावा आइलैंड है। और यहाँ पे ये रहा मलेशिया जो कि इतने इस पोर्शन में है और इतने इस पोर्शन में है, दोनों पोर्शन में मलेशिया सिचुएटेड है। तो अंडमान एंड निकोबार ये यहाँ से, और निकोबार आइलैंड्स तो और नीचे हैं। तो अब आप यहाँ से देख लो निकोबार आइलैंड से ये दूरी कितनी कम है। और यहाँ पे छोटा सा है ग्रेट चैनल, मैंने बताया भी था अभी पहले। ग्रेट चैनल बेसिकली डिवाइड करता है निकोबार को सुमात्रा से। अब इंडिया चाहे तो आराम से अपने युद्धपोत को यहाँ पे तैनात करके, और सिर्फ इंडिया को कुछ भी नहीं करना है, इंडिया को सिर्फ उसको तैनात करके थोड़ा सा, जैसे यूएसएस निमिट्स अभी आया था, विश्व का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस का निमिट्स। तो यूएस का जो निमिट्स आया था साउथ चाइना सी से होते हुए वो आगे चला गया, पर्शियन गल्फ इधर रेड सी से होते हुए निकल गया। तो यूएसएस निमिट्स ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, वो शक्ति प्रदर्शन इस चीज़ के लिए था कि पहली बात तो हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मानते हैं, हम आपके किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे कि ये क्षेत्र आपका है, ये ओपन क्षेत्र है, यहाँ पे हर कोई अपनी फ्रीडम के साथ नेविगेशन कर सकता है, ओपन सी का एरिया है। वैसे ही भारत, क्योंकि ये भारत का अपना क्षेत्र है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑन सी, ये कन्वेंशन बना था जिसके तहत एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसी भी देश का 370 किलोमीटर्स के लगभग होता है, जिसे आप 200 नॉटिकल माइल्स भी कह सकते हो। ये माइल्स जो है नॉटिकल माइल्स, ये समुद्र में नापने की, डिस्टेंस को नापने की एक मेजरमेंट की पूरी फिलॉसफी है। और EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये भारत का 370 किलोमीटर तक है। तो जब अंडमान एंड निकोबार भारत के हिस्से हो गए तो इसके 370 किलोमीटर तक चारों तरफ ये भारत का क्षेत्र है। यहाँ पे भारत अलाउ कर सकता है किसी को आना, ठीक है, आप यहाँ से पास हो रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन भारत की यहाँ पे प्रेजेंस है, भारत अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकता है, भारत यहाँ पे रिसर्च कर सकता है, डीप माइनिंग कर सकता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए प्लस पॉइंट हैं। चाइना ने हमें घेर के रखा है, इसमें ये सारी चीज़ें, जैसे इंडिया के ये इतने गैप्स हैं। फिर यहाँ पे सेशल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, और ये कोमोरोस भी है, मेडागास्कर भी है, भारत ने यहाँ पे भी अपने बेसिस बनाए। और मॉरिशस में आपको पता ही है ऑयल स्पिल हो गई है, जापान का एक जहाज़ था जो कि कोरल रीफ की बड़ी बाउंड्री से टकरा गया, और उसके बाद से भारत ने यहाँ पे भी काफ़ी सपोर्ट भेजा है, अपना आई थिंक 300 टन का पूरा कार्गो भेजा है सपोर्ट करने के लिए। अब इस मैप में हम देखने की कोशिश करेंगे कि चाइना के पास ऑप्शंस क्या हैं। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, और इसे आप मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ये निकल करके आती है मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये पूरी की पूरी दी हुई है। चाइना क्या कर रहा है, ये जो थाईलैंड है ना, ये वाला हिस्सा ये थाईलैंड का हिस्सा है, और ये इसके आगे है मलेशिया। तो चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ क्रा कैनाल बना रहा है। उसका कहना है कि जैसे पनामा कैनाल की आपने स्टोरी सुनी होगी, स्थमस ऑफ पनामा, पहले वो एक छोटी सी लाइन थी जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ती थी, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली स्थमस ऑफ पनामा लाइन थी। इसको बाद में अमेरिका ने, ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था अमेरिका ने बनाया था, और पनामा जो देश है उसी के बीच में से ये पनामा कैनाल गया था।
तो चाइना भी सेम वही कर रहा है, एक कैनाल बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो ये पूरी की पूरी डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये साउथ चाइना सी है, ये चाइना है, यहाँ की जो डिस्टेंस है चाइना उसको सरकमवेंट करना चाहता है और कम डिस्टेंस में चीज़ों को हासिल करना चाहता है। लेकिन अगर यहाँ पे पनामा कैनाल के जैसा क्रा कैनाल अगर यहाँ पे बनता भी है तो भी तो हमारा अंडमान और निकोबार आइलैंड्स यहीं पे है, हम तब भी तो चेक कर सकते हैं क्योंकि आप आ तो हमारे सी में रहे हो, है ना। तो अंडमान एंड निकोबार की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप इसे अगर टूरिस्ट के रूप में डेवलप करते हो, आप इसे एक बिजनेस हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप करते हो, आप यहाँ पे कंपनीज को बोलते हो कि आप आइए, आप निवेश कीजिए, आपको यहाँ पे आप मजबूत यहाँ पे पोर्ट्स बना करके दीजिए, एयरपोर्ट्स बना करके दीजिए। और चाइना जो चाइनीज़ मॉडल था, देखिए चाइनीज़ मॉडल क्या था, चाइनीज़ मॉडल था स्पेशल इकोनॉमिक जोन का। जो डेन शियाओपिंग थे जिनको चाइना का मॉडर्न मैन कहा जाता है, तो इन्होंने क्या किया था, माओ जेडोंग ने तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को तबाह करके रख दिया था। 1979 में इसके आसपास जब माओ की मौत होती है तो चाइनीज़ इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के बराबर थी। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ मामलों में इंडियन इकोनॉमी से कम थी। 1980 तक बोथ इंडिया एंड चाइना वर ऑन द सेम पेज। 1980 के बाद चाइना में डेवलपमेंट चालू हुई है और ये डेवलपमेंट कोई लाठी डंडे की बदौलत नहीं हुई है। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर लाठी डंडे से ऑटोक्रेटिक देश में आप डेवलपमेंट कर सकते तो रशिया क्यों नहीं डेवलप हो पाया। रशिया तो 1917 से ऐसा था। रशिया क्यों 1991 में जाकर के टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया और 15 देश उसमें से अलग हो गए? क्योंकि सिर्फ लाठी डंडा चलाने से कुछ नहीं होता, ऊपर से ऑर्डर देने से कुछ नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रूलिंग अ बिग नेशन लाइक चाइना, लाइक इंडिया, लाइक रशिया। तो डेन शियाओपिंग ने क्या किया, उन्होंने हर एक स्टेट को या कहिए एक सिटी को एक प्रोडक्ट पे विचार करने को कहा कि आप एक प्रोडक्ट बना करके हमें दीजिए जो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। और उन्होंने इंटरनल कॉम्पिटिशंस कराए स्टेट्स के बीच में। उनको पता था कि ये ऑटोक्रेटिक नेशन है, कोई भी सच नहीं बोलेगा, क्योंकि आदमी को पता है कि अगर हमने सच बोला तो सच का मतलब होता है मौत। आप एक ऑटोक्रेटिक लीडर के सामने जाकर के तो सच नहीं बोल सकते ना। प्रॉब्लम यही तो होती है। पुतिन को कोई जाकर के थोड़ी ना बताएगा कि सर्बिया में आपके खिलाफ इतना विद्रोह चल रहा है। वो तो यही कहेंगे, सर यस सर, एवरीथिंग इज फाइन सर। तो डेन शियाओपिंग को ये चीज पता थी। उन्होंने इसका दूसरा तरीका निकाला। उन्होंने निकाला कि ऐसा करते हैं, इनके बीच में कंपटीशन करा देते हैं। जो भी स्टेट या सिटी बेस्ट प्रोडक्ट लेकर के आएगा उसको हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना करके प्रमोट करेंगे। अब चाइना पूरा का पूरा ये जो उसका वेस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ पे छोटे छोटे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनते चले गए। यहाँ पे गांव से लेबर आते थे और जैसे भारत में रहते हैं वो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के स्लम्स एरिया में, शैंटी टाउन्स में, वैसे ही चाइना में वो रहने लगे। और इन्हीं मजदूरों ने मिलकर के चाइना को बनाया। और बाकी जो स्टोरी है वो तो है ही है। ये थी मैन्युफैक्चरिंग की कहानी। तो भारत में भी ये चीज हो सकती है। आपको पोर्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा, एयरपोर्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी और कुछ लेबर भी लाना पड़ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पोर्ट बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे तो वहां पे लेबर का भी इशू होगा। और लेबर तो इंडिया में कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक टाइमिंग भी लिखा हुआ है कि मलक्का स्ट्रेट और क्रा कैनाल बनने से कितना फायदा होगा, कितना टाइम सेव होगा। 2 से 3 दिन का, 4 से 5 दिन का, लोम्बुक से निकलोगे तो 5 से 6 दिन का। अब इसका अल्टरनेट क्या है? एक तो क्रा कैनाल हो गया, दूसरा ये आता है सुंदा स्ट्रेट। ये सुमात्रा से और जावा के बीच की एक छोटी सी है कि भाई अगर चाइना चाहे तो सरकमवेंट करके वो इधर ना जाए, वो इधर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे भी वो निकलेगा तो भी वो ये पूरे के पूरे क्षेत्र में आएगा और उसे घूम करके ऊपर ही जाना पड़ेगा। जाएगा, ये पिछले वाले मैप में देखिए, अगर चाइना यहाँ से भी निकलता है, ये है, ये सुंदा स्ट्रेट की मैंने बात की, तो भी तो वो घूम करके ऐसे ही उसका तेल जाएगा। भाई तेल तो लाना यहीं से पड़ेगा, या तेल जो एक्सपोर्ट होगा वो तो यहीं से जाएगा, तो वो चीज़ तो होनी ही होनी है। इसके बाद यहाँ पे मकासर का स्ट्रेट भी है, यहाँ से भी होके जा सकता है। और या तो फिर वो पूरा ऑस्ट्रेलिया घूम करके जाए। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया घूम के जाने का मतलब है कि हालत खराब हो जाएगी, अच्छे खासे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, चाइना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कोई कितना भी बड़ा देश हो, रेगुलर बेसिस पे अगर कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, बड़े स्तर पे हो रहे हैं, नहीं एब्जॉर्व कर पाएगा। इसलिए भारत का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार यहाँ पे डेवलपमेंट के माध्यम से सरकार इसको हांगकांग की तरह पूरा प्रोजेक्ट कर सकती है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ कई फेमस आर्टिकल्स में भी निकला है। और ये बात आज की नहीं है, ये थ्योरी सबसे पहले 1998 के आसपास आई थी अटल जी के समक्ष। उस समय वो नहीं कर पाए थे।
तो आज आपके पास ऑप्शन है कि 1962 में एक बार चाइना से वॉर में हमने बुरी तरीके से झेला है कि क्या चाइना कर सकता है। 2020 में हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई और चाइना के भी मारे गए, लेकिन चाइना के कितने मारे गए ये चाइना बताएगा नहीं। और चाइना ने ये दिखा दिया कि हम आपके साथ ऐसा करने को तैयार हैं, इसके बावजूद भी कि आप हमारे साथ 2 इनफॉर्मल समिट करते हो, आप हमारे साथ, आपके जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो झूले पे हमारे साथ बैठ के झूला झूलते हैं, दैट इज़ गुड, बट वी आर द सुप्रीम पावर इन द एशिया। और एशिया में आप हमें ना चैलेंज करिए, एशिया के सुप्रीम पावर हम ही हैं। ये चीज़ चाइना ने बताने की कोशिश की। चाइना को कंटेन करने के लिए सारी चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन अगर अंडमान और निकोबार में आपने ध्यान दिया तो वो सही रहेगा। और कई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि अंडमान एंड निकोबार को डेवलप करने की ज़रूरत है, मिलिट्री बेस बनाने की ज़रूरत है, वहाँ को और मजबूती प्रदान करने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स में रेगुलरली पढ़ रहा हूँ और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। मैं आपके कमेंट पे जो सजेशंस आ रहे हैं उनके हिसाब से भी वीडियो बनाऊंगा। मैंने देखा है उसमें एक सजेशन आया है कि मैं मिडिल ईस्ट की क्राइसिस पे बनाऊं और हर कंट्री के पर्सपेक्टिव को समझाने की कोशिश करूं, तो वो वीडियो भी जल्दी ही आएगा। और जब भी आएगा आपको पता चल जाएगा। आप लगातार लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, इससे आपका भी फायदा है और इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, इनमें एनरोल कीजिए, इसका फायदा उठाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।